हेलो दोस्तों, एमएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। आज का वीडियो हिंदी भाषा के टॉपिक वर्णमाला से संबंधित है, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ण यानी कि अक्षर ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और जिसके हम टुकड़े यानी कि खंड नहीं कर सकते हैं। वर्णों का सार्थक क्रम वर्णमाला कहलाता है और छोटे छोटे वर्णों से मिलकर एक शब्द का निर्माण होता है। छोटे छोटे कई शब्द मिलकर एक वाक्य और छोटे छोटे कई वाक्य मिलकर किसी भाषा या बोली का निर्माण करते हैं। दोस्तों, हिंदी के वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं, जिसमें 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इसके साथ 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उपक्षिप्त व्यंजन भी होते हैं। चलिए इन्हें थोड़ा डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, 13 स्वरों में जो 11 स्वर होते हैं अ से लेकर के औ तक, यही मेन स्वर होते हैं, जबकि 2 अंग और आह इसे अयोगवाह स्वर भी कहते हैं। दोस्तों, 33 व्यंजनों में 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग क से लेकर के अंग तक, च वर्ग च से ञ तक, ट वर्ग ट से अण तक, त वर्ग त से न तक और प वर्ग प से म तक होता है। इसके अलावा 4 अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं, य, र, ल और व। 4 ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह। कुल मिला के ये 33 व्यंजन के प्रकार हो गए। दोस्तों, अगला 4 संयुक्त व्यंजन है, जो कि 2 अलग व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये सीधे एग्जाम में पूछते हैं फ्रेंड्स कि किन 2 अक्षरों के संयोग से ये संयुक्त व्यंजन बने हुए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से देख लेंगे। इसके अलावा 2 अक्षर और होते हैं, ड़ और ढ। इन्हें उपक्षिप्त, द्विगुण या ध्यातव्य व्यंजन कहते हैं। यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। इन्हें हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। दोस्तों, अभी हमने स्वर और व्यंजन को मोटे तौर पर जाना, अब इसके थोड़ी डिटेल में जानते हैं। चलिए देखते हैं स्वर क्या होता है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण को स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुख्य रूप से स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर छोटे अक्षर अ, ई, उ, री, जबकि दीर्घ स्वर इनके बड़े अक्षर होते हैं, आ, ई, उ, ए, इस प्रकार के। ठीक है। इसके अलावा उच्चारण के आधार पर भी हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख के प्रयोग के आधार पर और नाक के प्रयोग के आधार पर। दोस्तों, जीभ के प्रयोग के आधार पर भी हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। जीभ के किस हिस्से से स्वर का उच्चारण हो रहा है उसके आधार पर अग्र, मध्य और पश्च, इस प्रकार से 3 भागों में बांट सकते हैं। इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे समझने का प्रयास कीजिए कि अ, ई, ए बोल के देखिए और महसूस कीजिए कि ये किस भाग से निकल रहे हैं। तो इसमें जीभ का कौन सा भाग उपयोग हो रहा है, उसके हिसाब से ही इसे बांट दिया गया है। आप नॉर्मल इसे बोलिए और याद कर लीजिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार मुख द्वार के खुलने के आधार पर भी इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इसे भी आप बोलकर प्रयास कीजिए और समझिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगला प्रकार इंपॉर्टेंट है। हवा के नाक और मुख से निकलने के आधार पर भी स्वरों के प्रकार हैं। इनमें 2 होते हैं, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, तो इसे आप अच्छे से समझिए। दोस्तों, जब स्वर उच्चारण के समय में वायु मुंह और नाक दोनों से निकलती है तो इसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान चंद्र बिंदु से हम कर सकते हैं। और यदि स्वर उच्चारण के समय वायु सिर्फ मुंह से निकले, नाक से नहीं निकलेगी, इसे हम निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। तो जब नाक और मुंह दोनों से निकले तो अनुनासिक और सिर्फ मुंह से निकले तो निर्नुनासिक। बस यही हमें पहचानना था फ्रेंड्स, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, कभी कभी संयुक्त स्वर के बारे में भी पूछ देता है, तो आपको याद रखना है अ और ई से मिलकर ए, अ और उ से मिलकर के ओ, ए और ओ, ये 4 भी हैं जो कि संयुक्त स्वर में आते हैं। इन्हें आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला है व्यंजन। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते हैं और जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, आप कोई भी ले लीजिए। इसमें क्या है, क में क और अ, ख में ख और अ, जबकि यदि आप बड़ा लेंगे, जैसे बड़ा गा, तो ग में बड़ा आ, ये दोनों मिक्स होते हैं, तभी एक व्यंजन का निर्माण होता है। इसलिए व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें हमेशा ही स्वर की आवश्यकता पड़ती है।
दोस्तों व्यंजन के 33 प्रकार हमने पीछे देखा है, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। दोस्तों जैसे प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण था, उसी प्रकार से व्यंजनों का भी वर्गीकरण होता है। दोस्तों श्वास के कंपन के आधार पर दो प्रकार होते हैं, अघोष ध्वनि और सघोष ध्वनि। अघोष ध्वनि क्या होता है? हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। तो कितने वर्ग हैं ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। सघोष क्या होता है? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। हर वर्ग में कुल 5 अक्षर होते हैं, जिसमें पहला और दूसरा क्या है? अघोष ध्वनि का, और तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष ध्वनि का उदाहरण होता है। दोस्तों इसी प्रकार से श्वास की मात्रा के आधार पर भी इसका दो प्रकार होता है, अल्प प्राण यानी कि थोड़ी सी श्वास, और महाप्राण यानी कि ज्यादा श्वास। तो अल्प प्राण क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, जैसे क, ग, च, ज, ये बोलने में हमें कम सांस बाहर निकलती है। ठीक है। इसके साथ अंतस्थ व्यंजन जो 4 प्रकार हैं, ये भी य, र, ल और व। इसके अलावा सभी 11 स्वर और अनुस्वार अंग, ये सभी जो है अल्प प्राण के उदाहरण हैं। जबकि महाप्राण के उदाहरण कैसे होंगे? जिन्हें बोलने के लिए हमें ज्यादा श्वास की आवश्यकता होगी, हमारे ज्यादा श्वास बाहर निकलता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे कि ख, घ, छ, झ, इसमें क्या है? श्वास ज्यादा तेजी से बाहर निकल रहा है, इसे हम महाप्राण के वर्ग में रखेंगे। इसके अलावा ऊष्म संघर्ष जितने भी हैं, श, श, स और ह, ये भी इसमें शामिल होंगे। जबकि विसर्ग जो अह बचा हुआ है एक स्वर में, ये सभी क्या है? महाप्राण में आएंगे। तो इसे आपको रटना नहीं है, इसे भी आप समझिए कि जब मुंह से हल्की हवा निकलती है तो हमें उसे अल्प प्राण में रख लेना है, जब थोड़ी सी ज्यादा हवा निकल रही है तो उसे महाप्राण में। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों ध्वनियों के उच्चारण स्थान के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है, जिन्हें हम शॉर्टकट में कताम दंतोष्ठ के नाम से जानते हैं। अब इनमें आपको याद रखना है 5 वर्ग हमने बात की थी, क, च, ट, त और प। दोस्तों 5 वर्गों में जो क वर्ग है, इसे हम कंठव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं, जबकि च वर्ग को तालव्य ध्वनि, ट वर्ग को मूर्धन्य ध्वनि, त वर्ग को दंतव्य ध्वनि और प वर्ग को ओष्ठव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। दोस्तों इन्हें याद करने के लिए शॉर्टकट में एक शब्द बना हुआ है, कताम दंतोष्ठ, इसे आप याद कर लीजिए। इसके साथ आप इसे समझिए कि कंठव्य यानी कि जो गले से निकल रहा है वो वर्ग कौन सा है, तालव्य यानी कि जीभ के ऊपरी हिस्से से टच होके जो निकल रहा है वो कौन सा है, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठव्य, ये अलग अलग प्रकार हैं। कहाँ से उच्चारण हो रहा है इसके हिसाब से बांटा गया है। तो आप इसे समझेंगे तो ज्यादा आसानी से बना पाएंगे। दोस्तों हम लोगों ने बहुत जल्दी हिंदी वर्णमाला से संबंधित सभी तथ्यों को देखा है, और इससे संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में अक्सर आते हैं और रिपीट होते ही रहते हैं फ्रेंड्स, इन्हें हम अब देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। वर्णों से मिलकर के शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से भाषा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए शब्द समूह को, ऑप्शन नंबर बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन नंबर सी शब्द गणना को, या डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। दोस्तों वर्णमाला में वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है, यदि आप इन्हें आगे पीछे कर देंगे तो ये वर्णमाला नहीं कहलाएगा। वर्ण तो होंगे लेकिन वर्णमाला का निर्माण नहीं हो पाए। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन और कुछ अन्य अक्षर भी होते हैं, जिन्हें हमने पहले देखा है, आप उसे रिपीट कर लेंगे। दोस्तों इसके साथ आपको जानना जरूरी है कि जो ऋषि का री होता है, इसे भी कई जगह पे स्वर से बाहर रखा गया है। तो प्रश्नों का जब आप उत्तर देंगे तो अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करेंगे कि ऑप्शन किस हिसाब से दिया है और आपको आंसर क्या। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए क और ख, ऑप्शन नंबर बी य और र, ऑप्शन नंबर सी च और ज, ऑप्शन नंबर डी ट और अण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, क और ख। दोस्तों हमने स्पर्श व्यंजन जो कि 25 प्रकार के होते हैं, इसमें से 5 वर्गों को अलग अलग भागों में बांटकर देखा था, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठव्य। तो इसमें से कंठव्य ध्वनियां जो होंगी क वर्ग वाली होंगी, क से लेकर के अंग तक जो भी होंगे वो सब कंठ ध्वनियां कहलाएंगी। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ग और घ, ऑप्शन नंबर बी ज और झ, ऑप्शन नंबर सी ड और ढ, ऑप्शन नंबर डी प और फ। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि मूर्धन्य व्यंजन जो होता है वो ट वर्ग का होता है, ट, ठ, ड, ढ।
तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो। दोस्तों एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये जो प्रश्न हम लिए हैं ये भी पिछले ही प्रश्न पत्र में से कहीं ना कहीं से लिया गया है, आ चुके हैं और भविष्य में भी आने की इसकी प्रबल संभावना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी क ग, ऑप्शन नंबर सी थ द, ऑप्शन नंबर डी फ भ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क और ग। हमने देखा फ्रेंड्स, श्वास की मात्रा के हिसाब से दो भागों में बांटा गया था, अल्प प्राण और महाप्राण। श्वास की मात्रा कम है तो अल्प प्राण और अधिक है तो महाप्राण। तो क और ग जो है ये अल्प प्राण के उदाहरण है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए श, ऑप्शन नंबर बी इया, ऑप्शन नंबर सी ग या ऑप्शन नंबर डी ज। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इया। दोस्तों नासिक व्यंजन क्या होता है? जिसके उच्चारण में वायु यानी कि श्वास मुंह और नाक दोनों से निकलती है। अब इन सांसों की टेंडेंसी क्या होती है कि मुंह से निकलने में ना अवरोध होता है, जबकि नाक से निकलने में स्वतंत्रता होती है। इसके उदाहरण क्या है? अंग, इया, आड़ा, न और म, ये सभी जो है नासिक के व्यंजन के उदाहरण हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी ई, ऑप्शन नंबर सी उ, ऑप्शन नंबर डी अंग आहा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग आहा। अयोग वाह वर्ण दो ही होते हैं फ्रेंड्स, अंग और आहा। इसकी चर्चा हमने पहले की हुई है। दोस्तों अगला प्रश्न है, श, श, स और ह कौन से व्यंजन है? ये सीधी परिभाषा है फ्रेंड्स ऊष्म संघर्षी व्यंजन की। हमने देखा था कि 33 प्रकारों के व्यंजन में 25 जो है वो स्पर्श व्यंजन है, जबकि 4 अंतस्थ हैं और 4 ऊष्म संघर्षी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऊष्म संघर्षी व्यंजन के उदाहरण है ये। दोस्तों अगला प्रश्न है, च व्यंजन का उच्चारण कैसा है? अघोष, शघोष, मघोष या खघोष? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अघोष। दोस्तों हमने देखा था कि प्रयत्नों के आधार पर दो वर्गीकरण था, अघोष ध्वनि और शघोष ध्वनि। अघोष ध्वनि में क्या होता है? हर वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर, जबकि शघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर लेते हैं। तो च क्या है? च वर्ग का पहला अक्षर है, इसलिए ये अघोष ध्वनि है। दूसरी चीज हमने क्या देखा था कि श्वास का कंपन कैसा है? यदि कम श्वास की मात्रा निकल रही तो अघोष और ज्यादा श्वास की मात्रा है तो शघोष। तो आप देख सकते हैं कि च में कम श्वास की मात्रा है, इसलिए ये अघोष के अंदर आएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? ऑप्शन नंबर ए 36, ऑप्शन नंबर बी 33, ऑप्शन नंबर सी 35, ऑप्शन नंबर डी 34। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 33। इसकी चर्चा हमने पहले की हुई है। इनके प्रकार भी आप बार बार देखिए ताकि रिवीजन होता रहे। दोस्तों अगला प्रश्न है, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ स्वर, ऑप्शन नंबर बी प्लुत स्वर, ऑप्शन नंबर सी ह्रस्व स्वर या ऑप्शन नंबर डी होता है शघोष स्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ह्रस्व स्वर। दोस्तों ह्रस्व स्वर के 4 प्रकार होते हैं, अ, ई, उ और रुई, और इन्हें बोलने में कम से कम समय लगता है, इसलिए ही इसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इसके साथ आपको यह भी जानना जरूरी है फ्रेंड्स कि जिन वर्णों पर अधिक जोर दिया जाता है वे दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इनमें आ, ई, उ और लुरी ये दीर्घ स्वर के उदाहरण कहलाते हैं। और वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी कि 3 मात्राओं का समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण में आ, ऐसे ही अन्यान्य। हिंदी भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग केवल दूरस्थ संबोधन में होता है। दोस्तों पुरानी काव्य रचना या कथाओं में आप इसका उदाहरण देख सकेंगे कि प्लुत स्वर का एग्जाम्पल दिया होता था, लेकिन वर्तमान समय में इसका उपयोग आजकल न के बराबर होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, घ व्यंजन का उच्चारण है? ऑप्शन नंबर ए अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर बी महाप्राण, ऑप्शन नंबर सी प्रयाग या ऑप्शन नंबर डी प्रस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महाप्राण। दोस्तों हमने पहले डिस्कस किया है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, अंतस्थ व्यंजन, सभी 11 स्वर और अनुस्वार अंग ये क्या होते हैं? अल्प प्राण के उदाहरण होते हैं। जबकि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ऊष्म संघर्षी और विसर्ग अह ये सभी महाप्राण के उदाहरण होते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते ही रहते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों अगला प्रश्न है, यह कैसा व्यंजन है?
स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं, जबकि श, श, स और ह ऊष्म व्यंजन, बाकी जो चार थे वो संयुक्त व्यंजन के उदाहरण थे। ये हमने पहले देखा हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्पर्श वर्ण कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 24 या ऑप्शन नंबर डी 25। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25। दोस्तों 5 वर्ग में से प्रत्येक के 5 अक्षर जो यानी कि कुल 25 अक्षर थे वही स्पर्श वर्ण के उदाहरण हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन समूह, व्यंजन गुच्छ, संयुक्त व्यंजन या वियुक्त व्यंजन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो दो या अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके हमने 4 उदाहरण पहले देखे थे फ्रेंड्स, इसे आप मिला सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण, अक्षर, स्वर या व्यंजन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वर। ये स्वर की परिभाषा है फ्रेंड्स कि उन्हें उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्ष कैसा व्यंजन है? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त। फ्रेंड्स संयुक्त व्यंजन में 4 अक्षर थे, आपने देखा होगा, और क्ष जो है इसमें से क और षटकोण क स के मिक्स से होकर बनता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, द का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, मूर्धा या दांत। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दांत। दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण दांत से होता है उन्हें हम दंतव्य वर्ण कहते हैं, और इन सारे उदाहरण हमने पहले देखे हुए हैं, आप उसे रिपीट कर लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, ड का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, मूर्धा या दांत। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूर्धा। फ्रेंड्स ड वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसे आप आसानी से रटने की बजाय एग्जाम्पल के तौर पर बोलकर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से हो रहा है। यदि आप इसे एक बार समझ जाएंगे तो हर बार आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। अगला प्रश्न है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ, कंठ, मूर्धा या दांत। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओष्ठ। आप यदि फ का उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका उच्चारण स्थान होंठ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, क वर्ण का व्यंजन है ग, ज, त और ब। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग। क, ख, ग, घ ये 5 वर्ण जो हैं वो क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। 5 वर्गों के अलग अलग 5-5 वर्ण हमने देखे थे, इसे आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, इया कैसा व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए अंतस्थ, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त, ऑप्शन नंबर सी ऊष्म या ऑप्शन नंबर डी नासिक्य। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नासिक्य। इया नासिक्य व्यंजन है। दोस्तों अगला प्रश्न है, उ कैसा स्वर है? हर्ष, दीर्घ, लघु या उच्च। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर्ष स्वर यानी कि छोटा। दोस्तों हमने इन सभी के उदाहरण पहले लिए हुए हैं, सभी का एग्जाम्पल हमने देखा है। यदि आपके दिमाग से मिस हो रहा है तो पहले आप उसे देखिए, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्ष मिलकर बना है क और श से, क और क्ष से, च और छ से, च और श से। दोस्तों ये संयुक्त वर्ण का उदाहरण है और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क और श से। अभी हमने पहले भी इसका डिस्कस किया है फ्रेंड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त वर्ण से ये प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। वर्ण बदल सकते हैं लेकिन प्रश्न वही मिलेंगे, तो इसे आप बड़े अच्छे से समझ के जाइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं, यही इसका परिभाषा है फ्रेंड्स। इसके अलावा इसको जानने की जरूरत नहीं है। स्वर की परिभाषा क्या है, व्यंजन की परिभाषा क्या है, बिल्कुल बेसिक से चीज है, इसे आपको याद रखनी ही है। अगला फिर से है, व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर की सहायता के हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते, यही व्यंजन की परिभाषा होती है। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए वर्ग के प्रथमाक्षर, ऑप्शन नंबर बी वर्ग के तृतीयाक्षर, ऑप्शन नंबर सी वर्ग के चतुर्थाक्षर या ऑप्शन नंबर डी वर्ग के पंचमाक्षर।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ग के पंचमाक्षर, यानी कि 5 वर्ग, यानी कि क, च, ट, त और प, ये 5 वर्गों के 5-5 वर्णों में से जो अंतिम 5वां वर्ण होता है, यानी कि अक्षर होता है, इसे ही हम अनुनासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये था हिंदी भाषा के वीडियो में से वर्णमाला का टॉपिक। इसमें हमने प्रयास किया कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स हैं उन्हें हम शामिल करें, और पिछले प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको शामिल करें, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। आपको हमारा प्रयास और ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।